दें मुझे, आप उसका तो पार्ट हो ना? हाँ सर, सर उसी मैंने उसमें से किया था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्या होगा, ठीक है? इट वाज ऑल डिस्कस एंड नोटिफाइड इन द ग्रुप, ठीक है? सर असल में सर हमने वो सर नहीं है पेंशन, उसमें सर वो एनपीएस वो हमने उस दिन सर डिस्कस, वही हमने सर रिक्वेस्ट की थी कि वो पेंडिंग है। एनपीएस के लिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि दोनों ग्रुप्स को मैं साथ में पढ़ाऊंगा फ्राइडे वाले दिन, ठीक है? ठीक है फ्राइडे सर। जो वो सर वो एनपीएस है ना सर, वो क्लियर हो जाएगा हमारा जो बैकलॉग है, फिर जो हमारा फिर आप में सर वो जो आपने बोला था 25% रह गए, वो फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, फिर वो उतना ही रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि एनपीएस मैंने इस ग्रुप वालों को भी बोला और आपको भी बोला, वो आप दोनों का ही बैकलॉग है, ठीक है? तो वो मैं इकट्ठे डिस्कस करूंगा। हो सकता है उस ग्रुप वाले सारे अभी यहाँ पे ना हो, ठीक है? बिकॉज दे नो दैट इट इज मेंट फॉर जीपी फंड। तो फ्राइडे को जीपी फंड हमने सर अच्छे से पढ़ा है। मैं शायद ऐसे ही आया, मुझे लगा सर हमें एनपीएस पढ़ना है। मैंने नोटिफाई किया था, आपने मैसेज नहीं पढ़ा होगा ना वो? हाँ सर, आप मैंने देखा है मैसेज में बिल्कुल क्लैरिफाइड था कि फ्राइडे वाली क्लास जो है वो दोनों ग्रुप्स के लिए एनपीएस पे होगी, ओके? आगे क्लास से फिर वो जो पेंडिंग वाला हमारा सिलेबस है। आज की क्लास आपकी जीपी फंड को लेके है, ठीक है सर, ठीक है सर। एनपीएस जो है फ्राइडे को दोनों क्लासेस को क्लब करके पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके देन। तो चलिए विजय जी, अब आप सेटिस्फाइड हैं? सर ओके। तो मेरी क्या कि बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, 10-15 मिनट का हेर फेर हो जाता है क्लास में, तो बी पेशेंट। क्लास नहीं होगी तो मैं एडवांस में बताऊंगा, क्लास होगी तो अगर आपको मैसेज नहीं आया इसका मतलब क्लास है ही है, ठीक है? कभी ऐसा नहीं होगा कि क्लास है तो उस तरह से मैं ऑन द स्पॉट नहीं पढ़ाऊँ। तो अगर नहीं होगा पॉसिबल मेरे लिए, मैं एडवांस में बताऊंगा, आज मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। जैसे कल था तो आई हैड ए जेन्युइन प्रॉब्लम की क्लोजिंग थी यहाँ पे कल, तो वो तो मुझे बताना था आपको। अगर नहीं बताया दैट मीन्स, और किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट है आपको वहां पे तो नोटिफाइड था ही, ओके? तो अब जैसा नोट्स सबको मिल गए थे? यस सर। आपके पास नोट्स तो है ना सर? किसके सर? जीपी फंड के? नहीं है सर। ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, फिर मैं आपके लिए अलग से कर दूंगा, ठीक है? अभी आप समझ लें उसको, ओके। स्क्रीन विजिबल है जी सबको? यस सर। ओके, सो जीपी फंड मींस जनरल प्रोविडेंट फंड। अब पहली बात तो यह है कि जीपी फंड किन पे अप्लाई होता है, तो वो हम ओल्ड पेंशन स्कीम जिनके लिए डिस्कस कर रहे थे वो किन के लिए एप्लीकेबल थी? जो 31 दिसंबर 31/12/2009। बिल्कुल, तो 31/12/2009 को जो सर्विस में थे उनके ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होती है, जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेशंस भी सीखी। उसके बाद एनपीएस स्टार्ट हो गया था, जिसको हम फ्राइडे को कवर करने वाले हैं। नाउ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं, जीपी फंड की स्कीम भी उनके लिए ही है। पहली बात क्लियर हो गई कि जीपी फंड उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, दोस्त हु आर इन ओल्ड पेंशन स्कीम। ऐसा नहीं है कि एनपीएस के लिए कभी जीपी फंड नहीं हुआ,
एनपीएस के लिए जीपी फंड हुआ था थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हुआ था। उसमें क्या था कि जैसे पे कमीशन के एरियर्स थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमारे पास उतने पैसे है नहीं, तो जीपी फंड में क्रेडिट होने थे, जो एरियर्स थे वो जीपी फंड में क्रेडिट होने थे, एंड गवर्नमेंट में भी वाज शॉर्ट ऑफ मनी। उस केस में गवर्नमेंट ने एनपीएस के लिए भी जीपी फंड का प्रोविजन रखा कि उनका भी जो एरियर है वो जीपी फंड में क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद उनको वॉलंटरी बेसिस पे अलाउ भी किया कि यू कैन कंट्रीब्यूट, बट लेटर ऑन इट वाज नॉट कैरिड फॉरवर्ड, तो उनको फिर वो कंट्रीब्यूशन जो है नहीं करने को बोला गया। जो उन्होंने पैसे थे उनके वो भी जो है वापस कर दिए गए, ठीक है। तो दैट वाज एन एक्सेप्शन, 2021 में वो रिफंड के लिए हो गया था उसका। तो इफेक्टिवली जो जीपी फंड है ओल्ड पेंशन स्कीम वालों पे ही लगता है। अब पहले जीपी फंड के रूल्स जो है वो स्टेट के लगते थे, लेकिन अब जो है वो सेंट्रल के रूल लगते हैं उसपे। और किस स्टेट से लगते हैं? 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है वो सेंट्रल के जीपी फंड रूल्स जो 1960 के हैं वो लगते हैं। क्लियर हुआ जी एप्लीकेबिलिटी? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो उसके बाद Yes, है sir. जीपी फंड, कंट्रीब्यूशन टू जीपी फंड at the rate of 8.33% of salary. Presumptive pay is compulsory. So what is presumptive pay? Presumptive pay का आइडिया है आपको? नहीं, यस sir. सर। पोस्ट परमानेंट है, हम परमानेंट सब्सटेंटिव पोस्ट है, मगर हम पे नहीं ले रहे सर सब्सटेंटिव। बिल्कुल, that means हम प्रोबेशन पे हैं, okay? We are not substantive so far, but the post is substantive. So we are getting presumptive pay of substantive. Okay? So 8.33% of salary. लेकिन यहाँ पे सैलरी का जो मीनिंग है वो पूरी सैलरी नहीं है। ओके? जो जीपी फंड के लिए सैलरी का मीनिंग है, व्हाट इज दैट? इज इट बेसिक सर, बेसिक शायद बेसिक पे है सर। तो 8.33% उसका है। अब कहीं आप पढ़ेंगे तो 6% भी आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं आप देखेंगे तो 6% भी आपको मिलेगा। तो 6% जो है वो सेंट्रल जो रूल्स है 1960 के, उसमें 6% का प्रोविजन है। बट थिंग इज, क्योंकि ये रूल एप्लीकेबल हुए, सेंट्रल के जो रूल एप्लीकेबल हुए वो हुए 2019 में, और ये उनपे थे जो कि 31/12/2009 को सर्विस में थे, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें तो JNK वाले रूल लग रहे थे ना उस समय। यस सर। जो 1/1/2010 को स्टेट का जो जीपी फंड था उसके रूल लग रहे थे। अब उसमें प्रोविजन था 8.33% का, तो इसलिए इफेक्टिवली आज की डेट में भी 8.33% ही है, इवन दो 6%, क्योंकि नया एम्प्लॉय तो कोई लगेगा नहीं उसमें, तो 6% पे कोई जाएगा नहीं। 8.33 पे पहले था प्रोविजन, तो वही इफेक्टिवली आज भी है। ओके, देन कुछ एम्प्लॉयज के लिए जो है वो ऑप्शनल था। आज की डेट में ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2010 से जो है वो चल रहा है, तो ये इश्यूज अब इतने आएंगे नहीं। वर्क चार्ज एम्प्लॉयज है, री एम्प्लॉयड पेंशनर्स है, एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, देन क्लास 4 एम्प्लॉयज अगर उनको कंटिजेंसी से पे हो रहा था। सर ये 8.33 मिनिमम रेट है उसका बेसिक पे का? बिल्कुल, ज्यादा आप करवा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम है, ठीक है। ज्यादा जो है तो 5 लाख से ऊपर नहीं कर सकते आप जीपी फंड में एक साल में, ठीक है। ओके सर 2019 के बाद ये चेंज नहीं हुआ 6%? इसमें 2019 के बाद नो, देखिए
जो 8.33% कर रहा था उस समय, ठीक है, पुराने हिसाब से, वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 8.33 करवा रहा था। तो जब ये सेंटर के रूल लग गए तो वो तो 8.33% के हिसाब से पहले भी कटवा रहा था ना। जी सर। आर यू गेटिंग? तो इफेक्टिवली जो ट्रांजिशन हुआ है वो ट्रांजिशन 8.33 का ही हुआ। फिर पहले तो हुआ, बाद में अगर वो कम कटवाना चाहता है तो चेंज कर सकता है। अभी कम करने पे भी आ रहे हैं हम, ठीक है, अभी कम करने पे भी आ रहे हैं कि कितना कम वो कर सकता है, ठीक है, तो उस पे आ रहे हैं अभी। लेकिन इफेक्टिवली जो है वो 8.33% ही है, क्योंकि पहले भी वो इसी से कर रहे थे। तो 6% क्योंकि उसके बाद हुआ, तो 8.33 से वो 6% पे अगर जाना चाहेंगे तो वो देख लेते हैं, वो उसमें है, आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है SRO 11/1/2018 का था। इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि NPS वालों को अलाउ हुआ था वॉलंटरी बेसिस पे, बट अगले पैरे में आप देखेंगे लेटर ऑन ये जो है वो विड्रॉ हो गया था। तो आज की डेट में NPS वालों के लिए ये स्कीम ओपन नहीं है। Then GP fund is not open to the officers on deputation to Union Territory of Jammu and Kashmir from other service states or central government. जैसे IAS ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर्स जो है वो GP फंड जो है वो स्टेट वाले में फाल नहीं करेंगे, यूपी वाले में फाल नहीं करेंगे, या दूसरी स्टेट से कोई हमारे वो यहाँ डेपुटेशन पे है तो उस पे GP फंड का वो नहीं लगेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? They will be having their own GP fund, सेंट्रल GP फंड होगा उनका। अब अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आप कह रहे थे बेसिक पे होता है, ये बेसिक पे नहीं होता, दिस इज बेसिक प्लस टीए, ओके। तो 8.33% इज कैलकुलेटेड ऑन एमोलुमेंट्स। एमोलुमेंट्स का मतलब हो गया कि किसी खास पर्पस के लिए कुछ अलाउंसेस भी ऐड होते हैं। जैसे जब हम पेंशन वाले केसेस कर रहे थे तो उसमें DA कहाँ एप्लीकेबल हुआ था? DA 2 जगह पे एप्लीकेबल हुआ था ना? यस सर। लीव इनकैशमेंट में, इनकैशमेंट में और एक DCGR ग्रेजुटी, ठीक है, ग्रेजुटी हुआ था। उसमें आ गया था 1/4 बेसिक प्लस DA, ओके, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 66। और दूसरा जब लीव एनकैशमेंट हमने किया था तो वो भी बेसिक प्लस DA था। यहाँ पे भी वैसा है, इट इज बेसिक प्लस DA, और मैक्सिमम जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन हिज एमोलुमेंट्स। पर ईयर की अगर बात करें तो 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक बार 8.33% जो है वो फ्रैक्शन में आ सकता है, तो नियरेस्ट होल रुपी जो हमारा राउंडिंग का प्रिंसिपल है वो वहां पे भी लागू होगा। अब इसमें ये है कि अगर किसी को पे नहीं मिलती है, तो उस केस में आप अपनी सब्सक्रिप्शन को डेफर कर सकते हैं। बट इफ द पर्सन इज गेटिंग पे देन ही हैज टू डिपॉजिट, ओके। फिर वो डिडक्शन करनी है डिपॉजिट, उसने क्या करना है वो तो हम नहीं करना है, हमने डिडक्ट करके भेजना है, ठीक है जी। सर गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन क्या रहती है इसमें? गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहती जी इसमें सर। इंटरेस्ट वगैरह? हाँ, इंटरेस्ट 7.1% है आज की डेट में। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन इसमें डिफरेंट वे से है, ठीक है, वो डिफरेंट वे से है। डिफरेंट वे से ये है कि गवर्नमेंट ने आपको पेंशन दे दी है ना पूरी उम्र, यस ठीक है, सर। वो एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके केस में तो 14% जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन वहां वो पेंशन से भरी भी तो हो रही है ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यही है कि एक तो इंटरेस्ट देना है इनको, 7.1% है आज की डेट में, और उसके बाद उम्र भर पेंशन भी देनी है, तो वो एक तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये है कि अगर कोई आदमी सस्पेंशन में था और उसके बाद रीस्टेट हो जाता है, तो उस केस में
वो लमसम में पे कर सकता है जो भी उसका पेंडिंग होगा यूपी फंड, या वो इंस्टॉलमेंट्स में उसको ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डाइस डाउन में होगा, डाइस डाउन में पे नहीं मिलेगी ना, तो उस केस में उसके लिए उसको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। सस्पेंशन में नहीं करेगा, सस्पेंशन में नहीं करेगा क्योंकि सब्सिस्टेंस अलाउंस है ना, वो वैसे ही कम होता है, 50% होता है और एट द मैक्स 75% होता है, तो उसमें इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट वंस द पर्सन इज रीस्टेटेड तो वो फिर पे कर सकता है क्योंकि फिर उनको पे मिलेगी, ठीक है। ठीक है। सर कुछ ऑफिस में देखा था कि जब ये मिलता था सस्पेंशन में हाफ मिलता था तो वो हाफ का और जी उसका भी कंट्रीब्यूशन का भी हाफ काटते थे सर। तो देखें वो डिपेंड करता है, अगर एम्प्लॉय उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो आप काट सकते हैं, एम्प्लॉय का ऑप्शन है उसमें, ठीक है। बट उसका ऑप्शन अगर वो कहता है कि मैंने नहीं कटवाना, देन यू कांट फोर्स हिम, इज इट क्लियर, ठीक है। वो डिपेंड, उसमें ऑप्शन है, उसमें उसको जरूरी नहीं है। अगर वो ऑप्शन देता है कि मैंने कटवाना है या ऑप्शन नहीं देता कि मैंने नहीं कटवाना, तो इन दैट केस यू कैन डू दैट। उसके बाद है एनहांसमेंट ऑब्लिक रिडक्शन। इसका मतलब सर उसको पहले ऑप्शन देना पड़ेगा ना कि वो कटवाना चाहता है कि नहीं। नेचुरली ऑप्शन जो है, अगर आप डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, या वैसे एक ही ऑफिस में आप होते हैं, तो यू कैन आस्क दैट पर्सन। ऑप्शन बड़ा सेफ चलना हो तो रिटर्न में जरूर लेना चाहिए कि मैं कटवाना चाहता हूँ या नहीं कटवाना चाहता हूँ, ओके। इन दैट केस क्योंकि ऑप्शन है तो रिटर्न में ले लेना चाहिए उसके हिसाब से। और सर बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट मतलब कि अगर उसने कुछ नहीं बोला कि काटो या ना, उस केस में आप नहीं काटें तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद रीस्टेट जब होगा उसने पे करना ही है वो, तो उस समय आप रिकवरी कर सकते हैं, 1-2 में भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, देयर इज अ प्रोविजन। तो सेफ तो वही रहता है क्योंकि सब्सिस्टेंस अलाउंस है, ही मे बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन हिज फैमिली एज वेल। सब्सिस्टेंस अलाउंस तो फैमिली के लिए है बेसिकली, सोचा जाए तो। सर अगर वो हाफ पे होगा फिर हाफ पे मतलब उसको आधी सैलरी मिली, जैसे मतलब अगर वो लीपे होगा, हाफ पे लीपे गया हुआ, उस केस में हाफ पे तो मिल रही है ना, उस समय आप काट सकते हैं क्योंकि वो तो पे है। जी सर, पे समथिंग एल्स एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस इज समथिंग एल्स, ओके ओके सर। ओके। एनहांसमेंट का जहां तक सवाल है तो 2 बार इंक्रीज हो सकता है, इस सब्सक्रिप्शन को मैं 2 बार बढ़ा सकता हूँ, और जहाँ पे रिडक्शन की बात है तो रिडक्शन मैं एक ही बार कर सकता हूँ, क्लियर। यहाँ पे भी देखें 8.33% ही है, तो 6% यहाँ नहीं होगा, सेंटर वालों के लिए हो सकता है, बट हमारे लिए वो 8.33% ही है। वैसे तो लोग मिनिमम पे कोई भी नहीं जाता आज की डेट में, आज की डेट में मैक्सिमम पे ही जाते हैं सब लोग, और दिस इज द ओनली एवेन्यू वेयर यू गेट हैंडसम इंटरेस्ट। 7.1% रिटर्न आज की डेट में एफडी पे तो नहीं मिलेगा आपको ना, ठीक है, एफडी पे नहीं मिलेगा, so this is handsome return. Everybody tries to invest more in the GP fund. सर ये कंपल्सरी होता है क्या ये जीबी हाँ, ये तो मुझे सब पैसे चाहे, मैं नहीं चाहता हूँ, हो सकता है ये? no, GP fund is compulsory. जैसे आपके लिए एनपीएस कंपल्सरी है ना, तो आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, तो सेम दिस इज आल्सो कंपल्सरी, ओके। No subscription should be recovered during the last year. This is very important. If the person is retiring, ठीक है, तो लास्ट जो 3 महीने होंगे
उसके लिए सब्सक्रिप्शन हमने रिकवर नहीं करनी है. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 6 months, now it is 3 months. तो सपोज किया किसी ने से 31 अगस्त को रिटायर होना है, ठीक है, तो इसका मतलब अगस्त, जुलाई और जून, ये 3 महीनों की सब्सक्रिप्शन उनकी नहीं काटी जाएगी. इज इट क्लियर? यस यस सर. ठीक है. अब उसका मतलब हरगिज ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लास्ट 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं दोगे. ठीक है, लास्ट 3 महीने में भी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना. लेकिन उसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो बैलेंस है वो इंक्रीज नहीं करेगा लास्ट के 3 months. बैलेंस विल रिमेन स्टैटिक. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. इंटरेस्ट नहीं बंद होगा जी. हेलो सर, जैसे ये जो जीपी हमने साल में 2 बार इंक्रीज करना सर, इसका कोई टाइम फिक्स है कि क्या है सर सिस्टम इसका? साल में 2 बार इंक्रीज करना. देखेंगे, पहली बात तो ये है कि टाइम उसके लिए कोई फिक्स नहीं है. आपके लिए नंबर है फिक्स कि कितनी बार उसको एनहांस कर सकते हो आप. ठीक है, टाइम इस मंथ के हिसाब से डिफाइन नहीं है कि इस मंथ में आप इंक्रीज कर सकते हो और ये मंथ में कर सकते हो. साल में 2 बार कर सकते हो आप. ठीक है जी. तो सर इंक्रीज कम कर सकते हैं एक बार? हाँ, एक बार कम कर सकते हैं, एक बार कम कर सकते हैं. साल में 1 बार कम कर सकते हैं, 2 बार बढ़ा सकते हैं. ओके. उसके बाद है ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया. फॉरेन सर्विस जो है विद इन इंडिया भी हो सकती है और डेपुटेशन इंडिया के बाहर भी हो सकता है. फॉरेन सर्विस का मतलब क्या हो गया कि मेरे अपने डिपार्टमेंट से बाहर मेरी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. डेपुटेशन इज आल्सो फॉरेन सर्विस, बट डेपुटेशन आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है. ठीक है जी. इस केस में भी फंड उसका बंद नहीं होगा, मींस ऐसे ही रिकवरी चलती रहेगी जैसे कि वो डेपुटेशन पे गए ही नहीं है. इज इट क्लियर? मींस डेपुटेशन पे जाने की वजह से या आउटसाइड इंडिया उनकी पोस्टिंग होने की वजह से जीपी फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही विल बी बिलोंगिंग टू द पेरेंट डिपार्टमेंट इवन आफ्टर गोइंग ऑन डेपुटेशन. तो जीपी फंड की स्कीम वैसे ही उन पे अप्लाई होगी एज इफ ही हैज नॉट गॉन ऑन डेपुटेशन. ओके. यस सर. उसके बाद है नॉमिनेशन. नॉमिनेशन जो है वो एम्प्लॉय को करनी है जो कि जीपी फंड को सब्सक्राइब कर रहा है. फॉर्म में ही होता है, नॉमिनेशन का होता है. ठीक है. कैपिटेशन वाला आपने बोला अगर ये 3 साल से ज्यादा रहेगा तो इसका वो खत्म नहीं हो जाता लीन अपनी? नो, देखिए, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना डेपुटेशन पे जा रहा है, गवर्नमेंट डेपुटेशन पे जाती है. ठीक है. तो ये कोई लियन वाली बात नहीं है. ही विल कंटिन्यू टू हैव all the rights in his parent department because he is governed by the government order. उसकी चॉइस नहीं है ये डेपुटेशन पे. ठीक है. तो डेपुटेशन पे तो गवर्नमेंट उसको भेज रही है ना. लियन वाला केस तो होता है कि मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में. ठीक है. तो वो अलग चीज है. बट यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे मेरी सर्विस जो है दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए और वो मुझे डेपुटेशन पे भेजते हैं. वो तो फिर उनका प्रेरोगेटिव है ना. आई कांट बी पेनलाइज्ड फॉर दैट. ओके. ओके सर. ओके. सो नॉमिनेशन हमें करना पड़ेगा कि कौन आदमी होंगे मुफ्ती डेथ के समय जिनको क्लेम मिलेगा. ठीक है. क्योंकि जीपी फंड का फिर क्लेम उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम पे हमने नॉमिनेशन की होगी. ठीक है. तो नॉमिनेशन जो है वो फैमिली के नाम पे ही होती है. ठीक है. अगर फैमिली है किसी की तो वो फैमिली के बाहर नहीं तो कर सकता है नॉमिनेशन. ठीक है. अगर फैमिली नहीं है तो फिर कर सकते हैं. या कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ
कि किसी को चैरिटी दे दी जाए, बाद में किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाए मेरा जीपी फंड। ओके, इन दैट केस इफ देयर इज नो फैमिली, then the person can give a nomination in favor of some company, association, charitable organization, trust or fund. Clear? ठीक है, फैमिली है तो में ही नॉमिनेशन करनी पड़ेगी। नाउ वैलिडिटी, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है, और कब उसको इफेक्टिव माना जाता है। Nomination submitted to the head office. Head of office is valid even if the subscriber dies before it reaches the DDO. अगर उसने nomination कर दी, उसके बाद खुदा ना खास्ता उसकी डेथ भी हो जाती है, तो nomination फिर भी applicable होगी, तो valid मानी जाएगी। ओके, और फैमिली का डेफिनेशन तो वैसे ही है जैसे बाकी जगह पे होता है, पहला तो वाइफ का ही होगा उसमें, ठीक है, और यहाँ पे वाइफ भी आ रहा है जी, वाइफ ऑब्लिक वाइफ्स भी आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा भी हो सकती है कई बार, है ना। यस सर। उसके बाद है एडवांसेस। अब जीपी फंड में से दो चीजें हो सकती हैं, एक तो होते हैं एडवांसेस, दूसरे होते हैं विथड्रॉवल्स। दो कारणों से पैसा वो वापस ले सकते हैं, या तो वो एडवांस लेना चाहते हैं या वो विथड्रॉवल लेना चाहते हैं। अब एडवांसेस के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होगी, कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ पर्पसेस होंगे, और विथड्रॉवल्स के लिए भी होंगे। दोनों में फर्क ये है कि एडवांस वाले केस में रिफंड करना पड़ेगा, एडवांस वाले केस में रिफंड करना पड़ेगा, और विथड्रॉवल वाले केस में रिफंड नहीं करना पड़ेगा। पहले उसका जो नॉमेनक्लेचर होता था उसको हम कहते थे नॉन रिफंडेबल एडवांस, ठीक है, जो विथड्रॉवल आज की डेट में हम जिसको कहते हैं उसका पहले नाम होता था नॉन रिफंडेबल एडवांस। ओके, नाउ इन दिस केस जो एडवांस वाले केस में उनकी किस्तें होंगी, किस्तों के हिसाब से उनको पैसे वापस करने होंगे। विथड्रॉवल वाले केस में कोई किस्त नहीं होगी और पैसा उन्होंने ले लिया, he will not be required, she will not be required to repay that money। तो पहले हम एडवांसेस की बात कर लेते हैं कि एडवांसेस किस किस पर्पस के लिए हो सकते हैं। तो द फर्स्ट पर्पस इज इलनेस ऑफ सेल्फ, फैमिली मेंबर्स आर डिपेंडेंट्स, इलनेस के लिए ले सकते हैं। देन एजुकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑफ द सब्सक्राइबर, और एजुकेशन हर लेवल की होगी इसमें, तो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है, इवन टेक्निकल भी हो सकती है। ओके, कवरिंग ऑल स्ट्रीम्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्ट्रीम्स का मतलब ये हो गया कि वो कॉमर्स में हो सकती है, वो साइंस में हो सकती है, वो ह्यूमैनिटीज में हो सकती है, व्हाट्सएवर। माइक बंद कर दें प्लीज। ओके, उसके बाद है ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस, बेस करके बेट्रोथल, मैरिज, फ्यूनरल और अदर सेरेमनीज। बेट्रोथल सबको मालूम है ना, बेट्रोथल। यस सर। नो सर, ये क्या होता है? प्री मैरिज सेरेमनीज होती है ना आजकल, बड़ी प्री मैरिज सेरेमनीज है, जैसे रिंग सेरेमनी हो गई, ठीक है, तो वो रोका भी कहते हैं कई बार उसको। उस हिसाब से बेट्रोथल हो गया बिफोर मैरिज जो सेरेमनीज होती हैं, और फिर मैरिज हो गया, फ्यूनरल हो सकते हैं, कोई डेथ हो गई, अदर सेरेमनीज हो सकती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज जैसे होती है, रिलीजन के हिसाब से जो मस्ट होती है, इवन उनके लिए भी ले सकते हैं। देन कास्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द सब्सक्राइबर। Any member of his family or any person actually dependent upon him. Legal proceedings है ये, तो उसके खिलाफ केस चल रहा है, उसके खिलाफ, उसके फैमिली मेंबर के खिलाफ या कोई और
जो उस पर डिपेंडेंट हो, उनके खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा है, उसमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए या उस फैमिली मेंबर को डिफेंड करने के लिए या उस डिपेंडेंट पर्सन को डिफेंड करने के लिए, उस खर्चे को डिफरे करने के लिए, अगेन वी कैन हैव एडवांस. Next one is cost of defense, where he engaged a legal practitioner to defend himself in an inquiry. ये जो है ऊपर वाले से डिफरेंट है. ऊपर वाले में है लीगल प्रोसीडिंग, मीन्स कोई लीगल केस चल रहा है, और यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी चल रही है, उसमें डिफेंड करना है अपने आप को. तो ऑफिशियल मिसकंडक्ट का केस उनके ऊपर है, उसमें अपने आप को डिफेंड करना. तो ऐसे तो ये बनता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ केस है और गवर्नमेंट क्यों उसको पैसे दे एडवांस के. तो इसमें यही होता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड, उसको ध्यान में रखें. ये प्रोविजन है कि अपने आप को अगर उसने डिफेंड करना है एंड ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्पॉन्सर दैट मनी, टू spare that money, then he can go for advance, citing this purpose. उसके बाद है परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारे, ये भी हो वो भी हो, ठीक है. टीवी, वॉशिंग मशीन, गीजर्स, कुकिंग रेंज, हीटर्स, तो उनके लिए भी एडवांस ले सकते हैं. उसके अलावा and then you have pilgrimage and visiting places of eminence. These heritage places भी हो सकती हैं, pilgrimage पे जा सकते हैं. This will include travel and tourism related activities. हम कहीं विजिट करना चाहते हैं, कोई हेरिटेज प्लेस है, तो पिलग्रिमेज है, वहाँ पे जाना चाहते हैं, हज पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसे चाहिए. हम 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसे चाहिए. सो वी कैन हैव एडवांस फॉर दैट एज वेल. और ये जितने भी ऊपर एडवांसेस के हमने केसेस डिस्कस किए हैं, रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज रिक्वायर्ड. सिंपल एक डेक्लेरेशन हमें चाहिए उनसे, इस पर्पस के लिए मुझे एडवांस चाहिए. ऑल द पर्पसेस आर ओके. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद है अमाउंट ऑफ एडवांस परमिसिबल. एडवांस कितना परमिसिबल होगा, कितना क्वांटम आप ले सकते हैं, ठीक है. तो इसमें ये है, एडवांस की लिमिट है 12 महीने की पे. जब हम पे बोल रहे हैं तो फिर एमॉल्यूमेंट्स की बात नहीं हो रही ना, वी आर सेइंग पे ओनली. दैट मींस इट विल नॉट बी इंक्लूडिंग एनी डीए, it will be only basic pay. Here, तो जब पे की बात होती है, एमॉल्यूमेंट्स की बात की होती है, तो दैट मीन्स सिंपली बेसिक पे. तो 12 महीने की पे या 3/4 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट, जो भी उनके जीपी फंड का बैलेंस होगा उसका 3/4 का मतलब हो गया 75%. तो 75% ऑफ द बैलेंस और 12 months of pay, whichever is less. दोनों में से जो कम होगा वो उनको मिल सकता है. लेकिन इमीडिएट हेड के पास भी एक पावर है, वो 3 महीने की पे या हाफ अमाउंट, वहां पे 75% था और 12 महीने थे. इमीडिएट जो हेड होगा वो 3 महीने का सैंक्शन कर सकता है या फिर हाफ अमाउंट, whichever is less. इमीडिएट हेड का मतलब समझ रहे हैं ना आप, मेजर हेड नहीं, जो इमीडिएट हमारा बॉस होगा, तो दैट कैन बी ट्रेजरी ऑफिस, ठीक है. तो अगर मेजर, फिर से रिपीट करिए सर, समझ नहीं आया. मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा इमीडिएट एचओडी होगा, ठीक है, जो इमीडिएट मेरा एचओडी होगा जिसको मेरी रिपोर्टिंग है, वो मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना भी हो. जैसे सपोज किया कोई सब ट्रेजरी है, ठीक है, तो उसमें ट्रेजरी ऑफिसर होगा ना,
आर यू गेटिंग? Yes, sir. मेरा इमीडिएट बॉस तो वही होगा, वो 3 महीने का कर सकता है, लेकिन वो जो 12 महीने वाला है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द ऑफिस नहीं। दोनों में फर्क होता है ना, एक होता है हेड ऑफ ऑफिस, दूसरा होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लेवल पे फिर 12 महीने या 75% हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। देन द अमाउंट ऑफ एडवांस, अब क्योंकि एडवांस है तो रिकवरी भी होगी ना, एडवांस का Yes, sir. मतलब ही है उसकी रिकवरी होनी है। अब रिकवरी के लिए क्या प्रोविजन है? रिकवरी जो है मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है, 60 मीन 5 साल, ओके, बट नॉट लेस देन 12 इंस्टॉलमेंट्स, 12 से कम नहीं और 60 से ऊपर नहीं। 12 से कम एक ही सूरत में हो सकती है, अगर सब्सक्राइबर कहे मुझे जी 10 किस्तों में वापस करना, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता तो फिर 12 से कम इंस्टॉलमेंट्स कभी नहीं होगी और 60 से ऊपर कभी नहीं होगी। मोस्टली तो हम उनसे पूछ के ही डिसाइड करते हैं ना, और 12 और 60 के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। तो कहता है जी मैं 2 साल में वापस कर दूंगा, तो 2 साल में करेगा तो फिर 24 इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे उसको। क्लियर? Yes. Then you have consolidation of advances. जी जी। सर 3/4 था द अमाउंट, किस अमाउंट का 3/4 था? 3/4? जी सर। 3/4 हो गया जो उनके जीपी फंड का बैलेंस है। ठीक है, जीपी फंड का बैलेंस जो है, एक तो जीपी फंड के स्केड्यूल इशू होते हैं। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ जीपी फंड स्केड्यूल्स? No, sir. मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, जिसमें जीपी फंड का स्केड्यूल हम बनाएंगे, उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आएगी। तो जीपी फंड का स्केड्यूल क्या होता है? पूरे साल में जो उन्होंने कटवाया, उस पूरे साल का एक स्केड्यूल इशू होता है कि आपका ये साल में ओपनिंग बैलेंस था, फिर आपने इस महीने में इतना कंट्रीब्यूट किया, इस महीने में इतना कंट्रीब्यूट किया, उसमें इतना इंटरेस्ट बन गया, और इस साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस आपका इतना हो गया। तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, अगर उसके बाद भी 2-3 महीने के लिए उन्होंने और सब्सक्राइब किया उसको, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा बैलेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो बैलेंस मीन्स जो जीपी फंड में उनका बैलेंस है उसका 3/4। ये सर ये जो जी सर ये जो 3 मंथ है सर, जो 3 मंथ है सर, इसमें थोड़ा सा जरा 3 मंथ्स वाले में, हाँ जी 3 मंथ्स वाले में, जी 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 3 मंथ्स वाले में ये होता है, उसमें बेनिफिट ये है कि मेरा अपना जो इमीडिएट बॉस है मेरा, उसके साथ तो मेरी इक्वेशन अच्छी होगी ना। ठीक है, और मुझे दूसरे ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, हेड ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इन दैट केस आई कैन ऑप्ट फॉर दैट 3 months advance. 3 months advance or 50% of the balance, whichever is less. तो ज्यादा तो 3 month ही उसमें काउंट होते हैं, क्योंकि बैलेंस तो सबका काफी होता है, तो 50% उसका 3 महीने से ज्यादा ही होगा हमेशा। तो इफेक्टिवली 3 महीने का एडवांस आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आपको दूसरे ऑफिस में फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, तो यू कैन हैव इट in a short span of time. Okay? ओके सर, जो रिकवरी की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जैसे 12 से 60 के बीच में, तो ये सर 12 का मल्टीपल होगी या कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है? नो, देखो जितना एडवांस लिया होगा, जितना एडवांस लिया होगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, उसको 24 से डिवाइड करेंगे, उसको 20 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट्सएवर इज कमिंग, दैट विल बी द रिकवरी। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि साल ही चलेंगे, जैसे 1 साल 2 साल, या मतलब बीच में 1.5 साल में भी रिकवरी करवा सकते हैं, 18 मंथ में, 19 मंथ में, 20 मंथ में? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। मिनिमम जो है वो 12 है, मैक्सिमम है 60। तो 12 और 60 के बीच में 20 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं।
ठीक है, इट्स नॉट कि पूरे साल का हो। क्लियर? यस सर। उसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस। अब कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस भी इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मैंने एक एडवांस ले लिया, ठीक है, एक एडवांस ले लिया और उसके बाद मुझे फिर से जरूरत पड़ गई। उसमें 6 मंथ्स का वैसे गैप होना चाहिए, एक एडवांस और दूसरे एडवांस में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए ना। मुझे एक और एडवांस की जरूरत है। एक एडवांस मेरा अभी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन मुझे और पैसे की जरूरत है। तो उस केस में रूल जो है मना नहीं करता। रूल कहता है कि फिर आपको कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस करना है। कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस का मतलब ये है कि जितना उसका पुराने का आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है ना, कुछ तो उसने वापस किया होगा ना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही तो आप ये कर सकते हैं। तो 6 महीने में कुछ तो वापस किया होगा, तो उसका आउटस्टैंडिंग कितना है पुराने वाले का और कितना आप आज की डेट में ले रहे हैं, उन दोनों को क्लब करके फिर किस्तें बनेंगी। इसी टोके सर ये समझ में आ रहा है? इसको बंचिंग ऑफ एडवांसेस भी कहा जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ एडवांसेस या बंचिंग ऑफ एडवांसेस। एक एडवांस अभी पेंडिंग है, अभी आउटस्टैंडिंग है उसका, और हमें दूसरे पर्पस के लिए कोई जरूरत पड़ गई, तो इन दैट केस इट इज अलाउड। तो अलाउड है, लेकिन उस केस में ये होगा कि एक तो 6 महीने से ज्यादा का गैप होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा फिर जितना आउटस्टैंडिंग होगा पुराने का उसमें नया वाला ऐड होगा और फिर उसके हिसाब से किस्तें दोबारा से वर्कआउट होंगी। ओके सर, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होंगी वो सब चेंज होंगी फिर? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स चेंज भी हो सकती है। अगर वो बोलेगा से पहले वाले की उसने आप की थी से 20 इंस्टॉलमेंट्स, और आप कहता है कि नहीं जी मुझे 2 साल चाहिए, मेरी 24 इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए, तो 24 में आप कवर कर देंगे। मीन्स पैसा तो वही है ना कि आपने एडवांस पहले वाला और ये वाला ये जितना भी एडमिसिबल है वो ऐड करके आपने किस्त निकालनी है फिर, ठीक है, और उसको आपने डिवाइड करना है जो टाइम पीरियड वो ले रहा है। तो वो किस्तें ज्यादा भी हो सकती है, कई बार हो सकता है कम भी हो जाए। तो पहले उसने 12 इंस्टॉलमेंट्स की थी, अब वो कह रहा है जी नहीं मुझे 40 में वापस करना, तो उस केस में कम भी हो सकती है। आर यू गेटिंग? यस सर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, लेकिन पैसा तो उसको ज्यादा ही देना पड़ेगा जी। सर एडवांस किस मंथ का गैप होगा इसमें एडवांस और विड्रॉवल में? अगर एडवांस लिया फिर बाद में विड्रॉल किया? नो देखें, वो डिफरेंस जो है 2 एडवांसेस के बीच में है, ठीक है, 2 एडवांसेस के बीच में है 6 मंथ्स का। विड्रॉवल के लिए तो आपको क्वालिफाई भी होना पड़ेगा ना। विड्रॉवल जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है। विड्रॉवल के केस में आप देखेंगे सर्विस की कंडीशंस है। कई बार आप एडवांस को विड्रॉवल में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। एडवांस जो है वो विड्रॉवल में कन्वर्ट हो सकता है। सपोज किया जब आपने एडवांस लिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉवल एंड लेटर ऑन यू बिकम एलिजिबल फॉर विड्रॉवल, तो उस केस में आप एडवांस को विड्रॉवल में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। तो वो गैप उस तरह से मैटर नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? यस सर। तो उसमें ये जितना लिया, हाँ जी सर जितना लिया हुआ इतना ही वापस देना, या फिर बिल इंटरेस्ट देना होता है वापस? नो, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली आप इंटरेस्ट लूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको इंटरेस्ट देना नहीं है, लेकिन जो आपने एडवांस ले लिया उस पर आपने इंटरेस्ट लूज तो किया ही है ना, ठीक है, दैट्स इट। तो पेनल्टी करने के लिए देने में फायदा रहेगा, इस 12 इंस्टॉलमेंट में नुकसान रहेगा, इस 30 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो वो फायदे में रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो आपने अपना ईज देखना है ना। कई लोग होते हैं जल्दी फारिग होना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
करते हैं। सपोज किया किसी आदमी की कुछ सर्विस है, माइक ऑफ कर दे। माइक ऑफ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी आदमी की कुछ सर्विस है, वही से 15 महीने है, ठीक है, और वो विड्रॉवल नहीं लेना चाहता, वो एडवांस लेना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, लास्ट 3 महीने में तो वैसे ही भी किस्त कटनी है, तो उसके पास इफेक्टिवली है ही 12 महीने। ओके, इन दैट केस ही कांट गो मोर देन दैट, ठीक है ना। कुछ ऑफिसेज में ऐसा भी हुआ है कि आदमी की रिटायरमेंट थी और उसको ज्यादा किस्तें बना के दे दी गई, विच इज क्लियरली अनजस्टिफिएबल, ठीक है। उस समय कई बार दिमाग में नहीं आता हो कि ये आदमी तो रिटायर होने वाला है। उस केस में यू हैव टू सी व्हेन द पर्सन इज रिटायरिंग, तो किस्तों के लिए वो भी फिजिबिलिटी देखनी बनती है फिर। ओके, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से सिचुएशन है वो। ओके, उसके बाद है सैंक्शनिंग। सर ये आपने बोला कि एडवांस को विथड्रॉल में कन्वर्ट करेगा, तो उसको क्या फायदा होगा? उसमें ये फायदा होगा कि जो पैसा देने वाला होगा वो बंद हो जाएगी रिकवरी। जो एडवांस का पेंडिंग अमाउंट होगा ना, इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएगा। बिल्कुल, से उन्होंने 25% दे दिया था, 75% अभी पेंडिंग था देना, अगर विड्रॉवल में कन्वर्ट हो गया तो वो 75% जो है उनको वापस नहीं करना। दैट्स इट। ओके, सैंक्शनिंग अथॉरिटी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि ऑफिस भी कर सकता है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी कर सकता है। हेड ऑफ ऑफिस के पास 3 महीने के लिए है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो 12 महीने तक का कर सकता है। देन टाइम लिमिट फॉर सैंक्शन, तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम है प्रेस्क्राइब्ड है सैंक्शन के लिए, दैट इज 15 डेज। लेकिन इलनेस भी हो सकती है, कई बार इमरजेंसीज हो सकती है, उस केस में इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 7 डेज। ठीक है जी। उसके बाद है रिकवरी ऑफ एडवांस। रिकवरी ऑफ एडवांस जो है, जिस महीने में एडवांस लिया जाएगा उसके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर बंचिंग ऑफ एडवांसेस की बात है, तो बंचिंग ऑफ एडवांसेस जो है वो अगले 1 महीने तक भी लागू रह सकता है और उससे अगले महीने में रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। इट डजंट मीन कि वो अगले महीने से स्टार्ट नहीं करवा सकता है, लेकिन रूल्स में ये प्रोविजन है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से भी उसकी रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट मंथ तक पुराने हिसाब से ही रिकवरी चलेगी, जो पुराने एडवांस में रहेगा। ठीक है, ओके। सर एग्जांपल दे दो। हाँ जी, फिर इसकी एग्जांपल लिख दे दो। हाँ, इसकी एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल में क्या है कि सपोज किया मैंने एडवांस लिया फर्स्ट टाइम। ओके, मैंने फर्स्ट टाइम एडवांस लिया और मैंने लिया से मई के महीने में मैंने एडवांस लिया। अब मेरी जो रिकवरी होनी है उस एडवांस की, पहली जो इंस्टॉलमेंट कटेगी मेरी, वो जून से कटेगी। ठीक है, एक केस तो वो हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि मेरा पुराना एडवांस पड़ा हुआ था और अब मुझे नई जरूरत आ गई और मैंने नए एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा ना एडवांसेस का। पुराने हिसाब से मेरी किस्त तो कट रही थी ना, ठीक है। यस सर। एक एडवांस तो ऑलरेडी था, उसके हिसाब से किस्त कट रही थी। अब मैं नया एडवांस जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। से मैंने जून के महीने में अप्लाई किया और जून में मुझे वो मिल भी गया। ओके, तो उसके हिसाब से मेरी किस्त कम ज्यादा हो सकती है ना पुराने के कंपैरिजन में। ठीक, यस सर। ऐसे तो फॉलोइंग मंथ से नई किस्त स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मेरा बंचिंग वाला केस है तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगले महीने भी सेम किस्त पे करूं जो मेरी पुराने एडवांस पे चल रही थी और उसके अगले महीने मेरी नई किस्त स्टार्ट हो। तो 1 महीने का मुझे आगे चला गया हिसाब। ठीक है, नॉर्मल में अगले महीने से स्टार्ट होगी
बंचिंग वाले में 1 महीना छोड़ के अगले महीने में भी स्टार्ट हो सकती है। नोट्स क्लियर? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखें हम। जी सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन था जी। सर, अगर हमने मान लो 1 साल के बाद मतलब हमने जो अमाउंट है वो वापस कर दिया है, तो उसका शायद हमको मतलब उस टाइम ड्यूरेशन का हमको इंटरेस्ट मिलता है ना एफएनजीपी में? यू मीन टू से कि आपने एडवांस को वापस किया? हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे जैसे वापस करेंगे इंटरेस्ट मिलता जाएगा उस पर, आपका बैलेंस जो बनेगा उस पर मिलना आपको। पिछले वाले जो टाइम ड्यूरेशन का मिलेगा मतलब इंटरेस्ट मिलता है ना मेरे उसका? देखिए जब आप निकलवाएंगे तो बैलेंस आपका कम हो जाएगा, इससे पहले महीने तक बैलेंस आपका पूरा था। ठीक है, जिस महीने में आप निकलवाएंगे बैलेंस कम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट उस पर वर्कआउट होगा। अगले महीने में आपकी रिकवरी स्टार्ट होगी, बैलेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो न्यूमेरिकल हम करेंगे इसका, उसमें हम रिफंड भी लेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जरूर करवा दूंगा, उसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी समझ में आएगी, स्केड्यूल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिखी जाती हैं। वी स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, देन वी ऐड द डिपॉजिट्स, then we deduct the withdrawals and advances, and then we add the interest factor as well, and after that we get closing balance. क्वेश्चन न्यूमेरिकल का करेंगे, उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है सर ये जो रिकवरी होती है सर, इस पे एक्चुअल अमाउंट ही रियलाइज करते हैं हम या उसमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? आपको मैंने पहले भी क्लियर किया है, एडवांस लेने पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, बट indirectly you lose interest on your balance because earlier balance was more and now you have less balance, so you are losing interest, you are not being charged interest. Okay, समझ में आ रहा है ना? जैसे बैंक से पैसे निकलवा लिए हमने, बैंक से पैसे निकलवा लिए तो बैंक हमें उसके लिए पेनल्टी नहीं लगाएगा, लेकिन इंटरेस्ट के लिए तो अमाउंट कम हो गया ना हमारा। Got it? Yes. That's it. Indirect loss है, डायरेक्ट नहीं है जी। सर मैक्सिमम कितना कटवा सकते हैं हम? जीपी मिनिमम 8.33% है, मैक्सिमम जितना? मैक्सिमम साल में 5 लाख की लिमिट है। ठीक है, लेकिन जितनी आपके पे होगी उससे ज्यादा वैसे ही नहीं कटवा सकते हो। ठीक है, से किसी की पे ऐसे तो 5 लाख से कम किसी की पे नहीं होगी, जब 5 लाख से कम है तो उसके लिए लिमिट 5 लाख नहीं होगी, अपनी पे से ज्यादा तो कोई नहीं कटवा सकता ना। ओके, दैट्स इट। बाकी खाना भी तो है, कुछ यही थोड़ी कटवा देते हैं सारा। ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर। सर एक क्वेश्चन सर, तो जो ये रिटायरमेंट और सुपरविजन में सर डिफेंस पे होता है सर? क्या चीज? रिटायरमेंट कुछ कहते हैं रिटायरमेंट और कुछ कहते हैं सुपरविजन तो होता है, ये क्या है? रिटायरमेंट के समय क्या होता है सर? कुछ कहते हैं रिटायरमेंट कुछ कोई लफ्ज है, सुपरविजन कुछ, मतलब इसमें कोई डिफरेंस क्या है सर? हाँ डिफरेंस है। हमने जब पेंशन की बात की थी तो उसमें सुपर एनुएशन का हमने जिक्र किया। सुपर एनुएशन इज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। ओके, whereas retirement can be otherwise as well. जब VRS लेते हो तब भी तो रिटायरमेंट ही है ना वो, लेकिन वो सुपर एनुएशन नहीं है। You are not completing your service. Okay? So superannuation means when you are attaining the age of 60 years. That's superannuation. Clear? Kind of retirement is super. ठीक है जी, okay then. See you all. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Bye.